नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड इसमें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास लगातार 45 डेज तक चलने वाली है आपके लिए, आपके एग्जाम डेट जब तक नहीं आ जाते। ठीक, क्लास नंबर 6 और हर क्लास में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं 40। ठीक, और इस जीके की क्लास में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक, और आपके पॉलिटी यानी संविधान और जियोग्राफी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, साइंस भी मिल जा रहा है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके 20 नंबर आने हैं जीके में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में तो इसको हम करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हम देखिए कितना पढ़ना है, ये भी आप लोग पूछते रहे तो करंट अफेयर्स अजी कितना पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स पूरा आपको 2020 का पढ़ना पड़ेगा, पूरा 2021 का पढ़ना पड़ेगा जब तक का आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक, चलिए, तो उसके लिए पीपीटी बना हुआ है, उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप लोग कहोगे तो जनवरी 2020 से पूरा करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पीपीटी बना हुआ है। ठीक, तो एग्जाम डेट अगर जो आता है तो मैं उसको जल्दी करा दूंगा। आप कहोगे कि एक एक वीडियो में सर एक महीने का करा दीजिए, तो ये भी मैं करा सकता हूं। ठीक, यही हो पाएगा क्योंकि समय कम होगा। ठीक, क्लास नंबर 6 हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक जितने क्लासेस हुए हैं सबकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे 3 नवंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। 3 नवंबर से बात करें आपके टीम फोनिक्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल 2021-22 एग्जाम के लिए। इसके अलावा बात करें सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए। फाउंडेशन बैच है सीसीपीओ एग्जाम के लिए। इसके अलावा जीएस यानी कि जनरल स्टडीज के लिए एक बैच है जिसमें जीके आपकी कवर कराया जाएगा, करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा, आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। अग्नि बैच प्रतियोगिता मंत्र के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है आपके एसएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखें 15 नवंबर से। ठीक, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ठीक, आज छोटी वाली दिवाली है, सेलिब्रेट करो। आज के डाउट का फीचर अनअकैडमी के ऐप पर मिल जाता है, जहां पे आप ऐप पे ही जाके अपने बुक्स के, अपने नोट्स के कोई भी डाउट होते हैं उसे क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा रेज हैंड का फीचर मिलता है जहां पे आपको ऑफलाइन क्लास का फील ले सकते हो, लाइव क्लास के दौरान ही आप टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक, साथ में एसएससी स्कॉलरशिप, आज छोटी दिवाली है ना, तो आप सबसे चाहूंगा इसको जाके एनरोल कर लो। गुरु टिप्स कोड यूज करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फ्री में एनरोल करना है। ठीक, तो आपको एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक मिलेगा, एसएससी कॉम्बैक्ट का लिंक मिलेगा, उसको जाके ओपन करना है, गुरु टिप्स कोड डाल के एनरोल कर लेना है, फ्री में दीजिए और एक्स्ट्रा प्राइज भी आप जीत सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भाई। साथ में कोड गुरु टिप्स 10% डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, क्या आंसर होगा? मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, किससे है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मनुस्मृति की बात करें, ये किस धर्म से रिलेटेड, अगर जो मैं बात करूं तो याद ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और हिंदू धर्म का एक प्राचीन क्या है? धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र है क्या? मनुस्मृति, या इसे स्मृति भी कह सकते हो, स्मृति भी कह सकते हो। तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। समाज व्यवस्था से या सामाजिक व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, रचना किसने की थी? अगर जो पूछे मनुस्मृति की तो मनु ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, ये पल्लव राजवंश के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर बी। पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तब तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ क्या होगा? महावीर, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? कमेंट में आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, अपना स्कोर कार्ड कमेंट करके बता दिए कि सर जी आज हमने इतने क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन किए। ठीक, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? कमेंट आप सभी के मैं पढ़ता हूं। ठीक, कमेंट आप सभी के पढ़ता हूं, इसलिए बोलता हूं कम से कम मैं नाम से जानूं, ऐसा बनूं। ठीक, कमेंट करो, लाइक करो। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो जामिल था, जामिल, ऑप्शन नंबर ये। जामिल थे कौन? इनके दामाद थे। भगवान करेगा जो भगवान महावीर की, तो महावीर की ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह से जन्म से पहले। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडा ग्राम में, वैशाली के कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्री भी थी इनकी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। अब पुत्री थी, इनकी पुत्री की शादी होती है किससे? जमाली से। ये जमाली इनके दामाद थे जो भगवान महावीर के आगे चल के प्रथम शिष्य बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार पता नहीं क्यों पूछता है। इनके बचपन का नाम क्या था?
बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था भगवान महावीर के वर्धमान, ठीक, वर्धमान। जन्म 540 ईसा पूर्व में, वही मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है, आपने पावापुर का नाम सुना होगा, पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। क्या निम्न में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, इसका आंसर क्या होगा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कब हुआ था भैया, 1526, ठीक। इसके अलावा ये किसके बीच हुआ था, बाबर व इब्राहिम लोदी, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक। चलिए आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था, इसका आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था, तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सिखों की बात करें कितने गुरु हुए थे, टोटल 10 गुरु हुए थे। काहे भाई, ये गलत बात है ना, 10 गुरु ही क्यों हुए, इसके बाद भी गुरु होने चाहिए थे। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें गुरु थे, 10वें गुरु, इसका मतलब अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु क्यों नहीं बने, क्योंकि सिखों ने क्या किया भाई, सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका पवित्र ग्रंथ है, इसी को इन्होंने गुरु मान लिया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पाहुल नामक त्योहार की शुरुआत किसने की, पाहुल नामक त्योहार की शुरुआत किसने की, तो ये भी गुरु गोविंद सिंह ने ही करी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ठीक। क्या नाम होगा इनका पूरा नाम याद रखिए भाई, जेबी कृपलानी। मुझे भी पहले याद नहीं था, मैं जेबी जानता था। इनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी, वही सुचेता कृपलानी जो पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और पूरे भारत की नहीं, पूरे भारत के राज्यों में से किसी एक राज्य के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे, ठीक। चलिए हम बात करें इनका पूरा नाम जीवट राम भगवान दा कृपलानी, ये इनका पूरा नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जेबी कृपलानी, ठीक। 1947 की बात करें, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यही आपके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। एक तो सुदूरस्थ पूछता है, एक तो पूछता है मुख्य बिंदु का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आपसे सुदूरस्थ पूछा भाई, मैं फिर से बताने की कोशिश करूं, कई बार मैंने बताइए, भारत है, ठीक, नीचे वाला, ठीक है। दक्षिणी बिंदु ये है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, ये भारत की मुख्य भूमि है, इसका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। लेकिन सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करें, ये आपका है अंडमान निकोबार, ये आपका ग्रेट निकोबार, और यहीं पे पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट, ये आपका सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का इंदिरा पॉइंट, ठीक। ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर का। बाकी पूर्वी बिंदु आप जानते हो, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु आप जानते हो गौरा माता गुजरात में, पूर्वी बिंदु आप जानते हो कि इंदिरा पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर में, और दक्षिणी बिंदु मैंने बताया कन्याकुमारी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भैया गंगा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी कृष्णा कावेरी भी गिरती है, महानदी कृष्णा कावेरी भी गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी भी गिरती है, ठीक। लेकिन लूनी नर्मदा ताप्ती नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, ठीक। 9 की बात करें, राजस्थान या इंदिरा, देखो पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, फिर इंदिरा नहर कहा जाने लगा। की बात करें, नहर कहां से निकलती है, मतलब इस नहर में जो पानी आता है ये कहां से आता है, किस नदी से आता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक। चलिए तो हम बात करें इंदिरा गांधी नहर का उद्गम की बात करें, हरिके बैराज के निकट से होता है।
व्यास व सतलज नदी के संगम पर होता है। 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा 649 किलोमीटर। राजस्थान के गंगा नहर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जो जगह है, इनको इस नहर से बहुत फायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 10 की बात करें, जादूगौड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? जादूगौड़ा इज फेमस फॉर, किस लिए प्रसिद्ध है जादूगौड़ा? जादूगौड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? जादूगौड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? जादूगौड़ा की बात करें फेमस है किस लिए? ये फेमस है मैग्नीज के लिए, किस सॉरी यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए ऑप्शन नंबर, यूरेनियम उत्खनन के लिए, यूरेनियम उत्खनन के लिए जादूगौड़ा प्रसिद्ध है। ठीक, जादूगौड़ा की बात करें कहां पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। कहां? झारखंड में पड़ता है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में। ठीक, 11 की बात करें, कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ था? कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश के बीच? तो कोंकण एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। ठीक, चलिए, इसमें भारतीय जहाज आईएनएस तवार ने भाग लिया था। आईएनएस तवार ने भाग लिया था। इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर होती है। ठीक, करेंसी की बात करें, मलेशिया रिंगिट होती है। और ये बात करें, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। ठीक, एशिया महाद्वीप में स्थित है मलेशिया, आप ये भी ध्यान रखिएगा। 13 की बात करें, भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर को में स्थापित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस, सीपी बोलते हैं जिसको, कनॉट प्लेस में। ये 1 किलोमीटर रेडियस में पूरा जो पॉल्यूशन है उसको, हवा को शुद्ध करने का काम करेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? मणिपुर की राजधानी क्या होती है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक, मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। और अगर जो मैं बात करूं इसकी राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। ऑप्शन नंबर ए, ला गणेशन। 15 की बात करें, कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही? कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही? तो ये हो जाएगा एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें भारत की सिर्फ एक कंपनी आई थी, रिलायंस, जिसकी रैंक थी 57। ठीक, इसमें नंबर 1 पे थी एप्पल, नंबर 2 पे रही माइक्रोसॉफ्ट और नंबर 3 पे रही अल्फाबेटिक की बात करें, गूगल की पेरेंट कंपनी है। जिस प्रकार से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक ही कंपनी का है, फेसबुक का है, लेकिन फेसबुक ने कहा कि नहीं, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ये तीनों एक कंपनी के होंगे, जिसका नाम होगा मेटा। फेसबुक मेटावर्स लाने जा रहा है, आप सबने सुना होगा, आप सबने पढ़ा होगा। 16 की बात करें, विश्व मच्छर दिवस 2021 कब मनाएगा? विश्व मच्छर दिवस 2021 मनाएगा 20 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। थीम आपसे पूछा जा सकता है, इस बार का थीम क्या था? थीम था जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। ठीक, लक्ष्य तक पहुंचना, ये इसका थीम था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 17। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा याद है, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। 40 की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। 40 की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। 19 की बात करें, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार विच स्टेट
इन विच स्टेट ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो ये हो जाएगा केरल। केरल में लिटरेसी रेट नंबर 1 पे है। वार्षिक फसल उत्सव की बात करें, ये केरल का एक वार्षिक फसल उत्सव है, वार्षिक फसल उत्सव है, उत्सव है क्या, ओनम, ठीक है। केरल का राष्ट्रीय पर्व, ये लगभग 10 दिन तक चलता है, ध्यान रखिएगा, ओनम। 20 की बात करें, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता। विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन सिल्वर मेडल इन द लॉन्ग जंप इन द अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आंसर हो जाएगा आपका सैली सिंह। सैली सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सैली सिंह 17 साल की हैं सिर्फ, और इन्होंने नैरोबी केन्या में, कहां पे, नैरोबी केन्या में ये कारनामा करके दिखाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सैली सिंह। 21 की बात करें, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ठीक। तो लोकसभा की बात करें, पहला आम चुनाव हुआ था, कह सकते हैं 1952 में। 1952 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, तो कह सकते हैं 1952 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, कितनी उम्र पूर्ण कर ली हो, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, तो ये 21 होता है, ऑप्शन नंबर सी 21, 21 साल। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, न्यूएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, हम ये सारी चीजें जो भी करेंगे, हम किसके हिसाब से करेंगे, कौन सा नया देश है, कौन सा नहीं देश है, हमको कैसे पता चलेगा भैया ये देश है, ठीक। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, ठीक। आज छोटी दिवाली है, सेलिब्रेट करो भैया दिवाली को, ठीक, हैप्पी दिवाली। चलिए, तो हमें किसी पता चली कि भैया ये नया देश है, भैया ये पुराना देश है, ठीक। तो हमें पैसे पता इसी चली, हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन जिसको कहेगा ये देश है, तो वही देश है। तो 193वां नंबर पे कौन सा देश ऐड हुआ यूएन में, दक्षिण सूडान या साउथ सूडान, तो यही इसका राइट आंसर होगा, साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, ठीक। 193 नंबर पर दक्षिण सूडान है, ठीक। 9 जुलाई 2011 को ये ऐड हुआ था। इसकी कैपिटल या राजधानी भी याद रख लो, क्या है, जुबा, जुबा केसरी, बोले तो जुबा केसरी नहीं, जुबा इसकी राजधानी है, ठीक। चलिए, 24 की बात करें, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर, क्या, डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डायोप्टर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में बात करें 25, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, इसका आंसर होता है, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा वेग और क्या है, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। विस्थापन एक सदिश राशि है, एसआई यूनिट मीटर होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 2, ठीक, 2 न्यूनतम संख्या, ठीक। क्वेश्चन, अब इसको मैं क्या समझू, ये कण है या फिर कुछ भी है, इसको एक तरफ से बल लगाओ, क्या ये साम्यावस्था में रह सकता, नहीं, ये खींचा जाएगा। इधर से भी एक बल लगा दो तो ये रह सकता है, उतना ही बल लगा दो। 27 की बात करें, जब एक कार एक मोड़ पर लेती है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, बताइए। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें आगे की ओर धक्का देता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बल है, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक, जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है। 28 की बात करें, m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से बात करें, F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक। और ये g आपका क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको याद रख सकते हो, ठीक, इसको याद रख सकते हो, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जब सरल लोलक के आयाम को बढ़ाया जाता है, जब सरल लोलक के आयाम को बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब सरल लोलक के आयाम को बढ़ाया तो इसका आवर्तकाल क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी
अपरिवर्तित रहता है। ठीक, आयाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन में बात करें 30, किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर नहीं करता। किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर नहीं करता, इसका आंसर क्या होगा? किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर नहीं करता, तो याद रखिएगा सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है ये जान रखिएगा। सबसे पहले उसकी ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, ये जान रखिए। त्रिज्या पर निर्भर करता है, हाँ करता है। घनत्व पर निर्भर करता है, गुणांक पर निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर, वस्तु के घनत्व पर। ठीक है, तो ये सारे ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तु को भेजने हेतु हवाई अड्डों पर किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तु को भेजने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये करते हैं भाई एक्सरेज का। एक्सरे इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रोंटगन ने। रोंटगन ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, पायरेक्स से बने ग्लास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता, क्योंकि पायरेक्स क्या होता है? क्यों नहीं चटकता? क्योंकि पायरेक्स जो होता है गर्म करने पर यह प्रसारित नहीं होता। ठीक, गर्म करने पर यह प्रसारित नहीं होता, इसलिए नहीं चटकता। ठीक, लेबोरेटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, बोरेक्स सिलिकेट का बना होता है। किसका? बोरेक्स सिलिकेट का यह बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करें, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका प्रयुक्त ऊर्जा यानी कि उपयोग की गई ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला मैं बार बार बोलता हूं कि वाट गुणे घंटा गुणे डेज यानी कि दिन गुणे उपकरण संख्या बटे 1000। ठीक, तो ये याद रखिएगा, वाट 120 है, कितने घंटे जला रहे हो? 8 घंटे जला रहे हो। ठीक, कितने दिन जला रहे हो? दिन, एक दिन की बात हो रही है। ठीक, उपकरण संख्या 1 है बटे 1000। ठीक है, इसको काट पीट दो भाई, कितना आएगा? 96 बटे 100 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 0.96 यूनिट आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 34 की बात करें, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करें। ठीक, फोकस दूरी के बराबर 2.5 मीटर। ठीक, क्षमता P बराबर क्या होती है? 1/f। तो क्या होगा? 1/2.5 बराबर 0.4 क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने वाले आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। 35 की बात करें, कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? कोशिका का पावर हाउस तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? खोज की थी अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन ने। एक क्वेश्चन आता है, नामकरण इसका किसने किया था? नामकरण किया था बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो ये 2000 से 8000। कितने? 2000 से 8000। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला या मज्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये अनिच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, छींकना, सांस लेना, उल्टी करना, तो ये सारे इस मेडुला में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? 14 वर्ष की आयु बच्चों की वृद्धि के लिए तो ये प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 की बात करें, बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम का टीका होता है। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं, जीवाणु से होता है, याद रखिएगा टीबी। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। 40 की बात करें, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का। तो ये थे आज की क्लास के 40 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन सारे नंबर 1 के थे। तो आप सभी से प्रॉमिस करिए कि आप दिवाली का गिफ्ट मुझे जरूर दोगे। तो और क्या करना है भाई? 5 लोगों को शेयर कर देना, बस कुछ नहीं करना, 5 लोगों को शेयर कर देना। चलिए जल्दी से शेयर करिए और मिलते हैं इस क्लास में। जय दोस्तों, जय भारत।